वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। जी हां, गुरुवार को 18 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर से लगायत ग्रामीण इलाकों में कोरोना का तांडव देखने को मिला है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भेजे गए सैंपल्स में से 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें शहर के चौक क्षेत्र के किराना व्यवसायी और उनके पुत्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शहर के हृदय स्थल चौक में एक साथ 2 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा रहा। प्रशासन अब इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में जुट गया है। पिता पुत्र के अलावा एक व्यक्ति टोडरपुर बलसारी, एक सुरसी जाफरपुर पलनी, एक व्यक्ति मित्तनपुर रानी की सराय, एक कोडर रानी की सराय, 4 व्यक्ति हुसैनाबाद निजामाबाद, 2 व्यक्ति सुराय रानी की सराय, एक जमीन कटघर रानी की सराय, एक व्यक्ति मिर्जापुर, एक चुटही मुबारकपुर, एक अवाव सठियाव, एक व्यक्ति हरबंशपुर मेहनगर तथा एक व्यक्ति जियनपुर के रहने वाले हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 405 हो गई है, जिसमें 128 एक्टिव केस हैं। 267 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 10 की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के बलईपुर गांव में गुरुवार सुबह दबंगों ने ग्राम प्रधान के भाई राघवेंद्र सिंह को गोली मार दी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। गोली युवक के दाहिने हाथ को छूकर निकल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही दबंगों ने युवक को गोली मारी है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज पवई के ग्राम बलईपुर में ये सूचना प्राप्त हुई कि राघवेंद्र सिंह को गांव के ही शशांक सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर फोर्स पहुंची है। पीड़ित को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से ये गोली चुनाव की रंजिश में चलना बताया जा रहा है और गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की। गाँव में क्या स्थिति है? गाँव में स्थिति सामान्य है। मौके पर फोर्स
अभी तक और कोई आरोप नहीं प्राप्त हुए। प्रारंभिक जानकारी इतनी है, तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जाफरपुर में मंगलवार से कोविड-19 कंट्रोल रूम सक्रिय हो चुका है। प्रतिदिन 24 घंटे सक्रिय रह रहे इस कंट्रोल रूम के जरिए कोरोना संक्रमितों और कंटेनमेंट जोन पर सीधी नजर रखी जा रही है। ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त टीम संक्रमितों पर अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हुए संक्रमित की ट्रेवल व कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पर लगातार नजर रखे हुए है। सर्विलांस प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहे कंट्रोल रूम को सबसे पहले नए संक्रमितों की सूचना प्रेषित की जा रही है। कंट्रोल रूम संक्रमित व्यक्ति के क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर उसे कोविड हॉस्पिटल आधे से 1 घंटे के अंदर भेजना सुनिश्चित कर रहा है। संक्रमित व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री को गूगल शीट पर दर्ज किया जा रहा है। कंट्रोल रूम कोविड मित्र की सहायता से संक्रमित व्यक्ति की पूरी चेन को ट्रेस आउट कर रहा है। कार्य यही है कि जो जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, उस पीरियड में उसको सेल्फ क्वारंटाइन रहने को बोला जाता है कि जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए। जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो जो डाटा है, जो हमारे यहाँ सीएमओ का डाटा पोर्टल है, उस पर जब आ जाती है रिपोर्ट तो यहाँ कंट्रोल रूम से सारे लोगों को जिस क्षेत्र के लोग होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और इसके बाद वहाँ पे आशा और नए में जो प्रवासी श्रमिक मित्र थे उनका नाम चेंज होके कोविड मित्र हुआ, तो वो उनके घर पे जाते हैं और उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री इन द सेंस कि जैसे जब सैंपल गया है उसके पहले इनके परिवार में कितने सदस्य हैं और ये किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ गए हैं, सब्जी कहाँ से लिया है, फल कहाँ से लिया है, और पूरे गांव में भी अगर जहाँ जहाँ गए हुए हैं तो सबका एक डिटेल नोट हो जाता है। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे पास आ जाती है। फिर उसको हम जस्टिफाई करके उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में डाल के और उसका एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि इनसे इतने लोग संपर्क में थे। फिर उनको वो सैंपल लेके जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि उनसे अगर कोई संक्रमित हुआ है तो फिर उसके आगे की चेन को बनाते हैं, नहीं तो वहाँ पे चेन ब्रेक करने का काम हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली की ओर से घोषित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शहर के करतालपुर बाईपास पर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय में 10वीं के 187 व 12वीं के 93 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सभी ने अच्छे अंकों के साथ सफलता पाई है। 10वीं में छात्र आर.एन. शर्मा ने 95.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान अर्जित किया। दूसरे स्थान पर 95.4% अंक के साथ मोहम्मद जैद रहे। तृतीय स्थान पर छात्रा यशवी अग्रवाल को 94.6% अंक प्राप्त हुआ। चतुर्थ स्थान पर छात्र तनय सिंह को 94.4% और 5वें स्थान पाने वाली छात्रा प्रत्यक्षा तिवारी को 93.8% अंक प्राप्त हुआ है। वहीं इससे पहले घोषित 12वीं के रिजल्ट में छात्रा खेजरान आगा ने विज्ञान वर्ग में 93.2% अंक पाकर प्रथम स्थान, अखिलेश यादव ने 92.4% अंक के साथ द्वितीय स्थान पाया। वाणिज्य वर्ग की छात्रा आंचल राय ने 90.8% अंक के साथ तृतीय स्थान, मानविकी वर्ग के छात्र सैयद अली ने 90% अंक पाकर चौथा स्थान पाया। छात्र छात्राओं की इस सफलता पर विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल व प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वीवीआईपी से लेकर नेता अभिनेता अब सब इसकी चपेट में आने लगे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से तेजी से इसने अपने पांव पसारे हैं। बात जनपद की करें तो यहाँ भी रोजाना तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। गुरुवार तक जनपद में संक्रमितों की संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई। शहर के तमाम इलाके कंटेनमेंट जोन में आ चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और पटरी से उतरा हुआ है और स्थिति के फिलहाल जल्द काबू में आने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन की दरकार एक बार फिर से जेरे बहस है।
इस सवाल को लेकर एबीसी चैनल ने जब आम लोगों से उनकी राय सुनारी ली तो देखने में आया कि कुछ मानव के स्वास्थ्य को महत्व देते हुए संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं देश व व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को महत्व देने वाले लोगों की व्यक्तिगत जागरूकता पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन को किसी ने बहुत प्रभावी नहीं बताया, तो आइए आपको भी सुनाते हैं लोगों की राय। संक्रमण तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर यही गति रही जो है तो संक्रमण बढ़ने की, तो आने वाले कल बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर आदमी के लिए। इसलिए पब्लिक जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रही है। जहाँ भी देखिए वहाँ भीड़, बिना मास्क के लोग चल रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा प्रशासन को जो है और वो होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए जो है कि कम से कम इस चीज़ का पालन कराएं। जनता भी पढ़ी लिखी हो करके भी वही काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। जिससे बचना चाहिए उसी को लापरवाही लोग कर रहे हैं। लापरवाही का कारण है, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। जिस तरह से सरकार सब कुछ खोल रही है, चल रही है, और दुकानें और निजी संसाधन सब कुछ निजी संसाधन चल रहे हैं, तो उसका जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन फॉलो कुछ लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इसको फॉलो करना चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के अनुसार ही कोई काम धंधा या कोई भी बिजनेस व्यवसाय करना चाहिए। गाइडलाइन से अगर अलग जाएंगे तो दिक्कत होगी, उससे प्रॉब्लम सबके लिए खड़ी हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। जनता गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रही है, इसके लिए क्या सरकार को आगे लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए? लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत तो है लॉकडाउन बढ़ाने की, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपनी अर्थव्यवस्था भी तो देखना है, वो भी तो पटरी पर लाना है। अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी देश की तो देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उसको लाने के लिए थोड़ा सा पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए। मतलब जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने देना चाहिए, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब ये है कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए। कोरोना का असर बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन होने से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। उसको भी पटरी पे लाने के लिए उसको भी चलने देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन को और पब्लिक को सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो जो हफ्ते का लॉकडाउन किया गया उससे आप नहीं, उसमें तो क्या पब्लिक जो हम देख रहे हैं जैसे तैसे लोग तो लगी रहे हैं, कहाँ उसका कोई वो तो हुआ नहीं बहुत अच्छी तरीके से जितना चाहिए। जो शुरू में हुआ जिस तरह से लॉकडाउन उस तरह से होना चाहिए। अगर होना है तो उस तरह से होना चाहिए, नहीं होना है तो एक हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अभी तक जो कोरोना के पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, एक तो जब से अनलॉक लगा है यहाँ पे तब से मार्केट वगैरह में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और बहुत जगहों पे देखने में आ रहा है कि बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं है। एक तरह से जागरूकता है नहीं अभी, जबकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी जागरूक किया जनता को। सारी उन्होंने गाइडलाइन अपनी बताई हुई है, सारी जनता को पता भी है वो सारी चीज़ें, बट जो यहाँ की जनता है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। ना मास्क लगा रही है, ना सैनिटाइज़र यूज़ कर रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसकी वजह से कोरोना पेशेंट जो है, अब क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें सामने वाले को दिखती नहीं कि वो क्या उनके ये बीमारी है कि नहीं है, और हम उनके पास खड़े हैं विदाउट मास्क खड़े हैं, हो सकता है वो जो वायरस है हमारे अंदर भी आ जाए। तो इस वजह से ये एक दूसरे क्या है चैन जो ये टूट नहीं पा रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए सर, अभी जहाँ तक है दुकानें वगैरह तो खुलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़रूरत के सामान वगैरह लेना है तो उनको मार्केट में जाना है। तो जैसा अभी हमारे डीएम साहब ने जो पटरी एक पटरी की दुकान एक दिन, दूसरे पटरी दूसरे दिन उन्होंने बोला किया हुआ है, तो वो ठीक तो है, बट काफ़ी अभी भी जिनको मार्केट जाना है कुछ सामान वगैरह ख़रीदना तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, साथ में दुकानदार को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, चल रहा है थोड़ा, लेकिन अभी जागरूकता की कमी है हमारे यहाँ पे। प्रशासन हर चीज़ हर तरफ से पूरी तरह से जागरूक कर रही है, क्योंकि आम जनता जागरूक नहीं हो रही है। इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये संक्रमण जो है अब इसको रोकना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये खुद अपने आप लोगों के अंदर जागरूकता होगी तभी ये इसमें कमी आएगी, वरना ये इसी तरह बढ़ता ही जाएगा। एक हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन किया, क्या ये सही है कि संपूर्ण लॉकडाउन? सर देखिए, 2 दिन का लॉकडाउन तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। भाई गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जो रूल है भाई उनके हिसाब से वो है,
मेरा जो कहना है 2 दिन का लॉकडाउन से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हम 5 दिन मार्केट में निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कई जगहों पे जा रहे हैं, तो 2 दिन के लॉकडाउन से तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। संपूर्ण लॉकडाउन अगर ये कुछ 15 से 20 दिन का लगता है तो यहाँ पे कुछ संक्रमण की कमी आएगी, नहीं तो मुश्किल है रोकना इसको। इसमें बचाव के लिए जो है हैंड वॉश, साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये अनिवार्य है। और यह बीमारी बहुत भयंकर है, बचाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मास्क लगाना अति आवश्यक है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, गमछा बांधिए। लेकिन ये सब मार्केट में और कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग न मास्क, और रोज कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन होना चाहिए? इसको जनता समझ नहीं पा रही है। ये है बीमारी नहीं होती तो पूरा आज विश्व परेशान है। और जो है इंडिया के सारे जो है रेल, हवाई जहाज़, आज कितना हम लोग आर्थिक तंगी में जा रहे हैं। अगर ये बीमारी नहीं है तो और क्या है, और जानलेवा बीमारी है। क्या लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ, लॉकडाउन बढ़ाया जाए, सुरक्षा हम लोगों की तभी हो पाएगी। हम लोग सुरक्षित रहें, जनता को जहाँ तक हो सके समझाया बुझाया जाए कि बिना काम के घर से बाहर न निकलें और अपने काम से काम रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नियम कानून उसके तहत रहें। कोरोना के पेशेंट रोज बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन 20-25 लोग निकल रहे हैं, इस साल घर घंटे में जो पूरा शहर होता जा रहा है। क्या फिर पुनः लॉकडाउन होना चाहिए? लोगों को घर में रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए। सरकार को पुनः लॉकडाउन करे लॉकडाउन, जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकें। पिपली नेशनल कॉलेज, डीएवी कॉलेज, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज एवं श्री गांधी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं एवं छात्रों ने यूजी पीजी के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर यूजीसी गाइडलाइन का विरोध किया और राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को देकर सरकार से आग्रह किया कि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यूजीसी गाइडलाइन के तहत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाए। इस मौके पर डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव, छात्र नेता शारिक आजमी, तरुण यादव, शिवम राय आदि मौजूद रहे। ये जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है सितंबर लास्ट तक थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम कराने के लिए, इसी को लेकर हम इसके खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम न हो, थर्ड ईयर वालों को भी प्रमोट किया जाए। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को किया जा रहा है वैसे ही थर्ड ईयर वालों को भी प्रमोट किया जाए। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली हुई है, जबकि 10 लाख की तादाद में पहुंच चुकी है और यहाँ के कई ज़िले जो कंटेनमेंट जोन और सीज हुए हैं, वहाँ से तमाम छात्रों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थर्ड ईयर वालों छात्रों को भी प्रमोट किया जाए, उनके हित के साथ हनन न किया जाए, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाए। अगर किसी भी छात्र और स्टूडेंट को अगर ये महामारी और में अगर संक्रमित हो जाते हैं, अगर संक्रमित हों तो इसके जिम्मेदार कौन? अगर क्या सरकार हम लोग के जितने भी थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और बाकी जो पेपर कराने के लिए बोल रहे हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है, क्या उस पेपर को कराने के लिए पूरी तरह से तैयारी है? क्या व्यवस्थाएं हैं? करा पाएंगे कि नहीं? अगर एक भी स्टूडेंट को संक्रमित में आ जाते हैं तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसलिए हम लोग आज डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि हमारी मांगे पूरी हो, अगर नहीं मांगे पूरी इससे भी बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम सभी छात्र नेता और समस्त महाविद्यालय के छात्र नेता जो यूजीसी के गाइडलाइन पारित हुई कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट तो किया जाएगा मगर अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सभी छात्रों को मांग है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के साथ साथ अंतिम वर्ष के भी छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में तमाम ऐसे नागरिक फंसे हुए हैं, उसी तरीके से हमारे छात्र भी, कोई कंटेनमेंट जोन में फंसा हुआ है, कोई प्रदेश और देश में फंसा हुआ है, तो हमारी मांग ये है कि अंतिम वर्ग के छात्रों को प्रमोट किया जाए। कोरोना महामारी से ठप पड़े विकास कार्यों को अब धीरे धीरे शुरू किए जाने की कवायद तेज की जा रही है। पंचायत भवनों व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए सचिवों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। गुरुवार को नेहरू हॉल के सभागार में इस कार्यशाला का आयोजन कर सचिवों को 4 पालियों में प्रशिक्षित किया गया। लखनऊ से आए यूनिसेफ के कंसल्टेंट सुशील कुमार पांडे व मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई।
जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि बीडीओ, एडीओ व सचिवों को स्पष्ट किया गया है कि पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण का पूरा कार्य मनरेगा के श्रमिकों के माध्यम से ही कराया जाएगा। सामुदायिक शौचालय महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान लागत, साइज व डिजाइन के बाबत सभी को विस्तृत जानकारी दी गई। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे लखनऊ से यूनिसेफ के कंसल्टेंट श्री सुशील कुमार पांडे जी आए हुए हैं और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी सचिवों को 4 शिफ्टों में आज बुलाया गया है और उसमें विशेष तौर से गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों में चलाए जा रहे कार्यक्रम के विषय में विशेष फोकस किया जा रहा है। मूल रूप से पंचायत भवन निर्माण जो हर ग्राम पंचायतों में होना है जहां पंचायत भवन नहीं है, और सामुदायिक शौचालय का निर्माण हर ग्राम पंचायतों में किया जाना है। उनको किस तरह से किया जाना है, उसका डिजाइन क्या है और कैसे इसको काम को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्या दिशा निर्देश किया जा रहा है? इसमें विशेष तौर से सामुदायिक शौचालय के लिए जो साइट का सिलेक्शन है, जहाँ पे आवश्यक लोगों के लिए ज़रूरत है, जैसे अनुसूचित बस्ती हो या भीड़ भरा इलाका हो, बाजार हो, वहाँ पे महिलाओं की सुविधा से युक्त सामुदायिक शौचालय बनाए जाएं, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत ज़्यादा होती है तो वो आसानी से वो अपने इस शौच के कार्य को कर सकें। जहाँ भीड़ का इलाका है या जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक हो, ये विशेष ध्यान है। पंचायत भवन के विषय में हर गांव में इसलिए बनाया जा रहा है कि पंचायत का एक अपना कार्यालय हो, कार्यालय रहेगा तो वहाँ बैठने की सुविधा और अन्य सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीणों को फायदा होगा और अपना जो कार्यालय है ग्राम पंचायत अधिकारी वहाँ बनाएगा। सरकार द्वारा जो योजना के लिए पैसा दिया जाता है तो शौचालय के लिए अगर कम होता है, उसके लिए क्या बनाया जा रहा है? शौचालय के लिए अब इसमें छूट दे दी गई है कि मैंने 3,84,000 रुपये से लेकर के 7 लाख 8 लाख रुपये तक लगा करके बढ़िया से बढ़िया सुविधाजनक शौचालय सामुदायिक का बनाया जाए, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके रख रखाव वाली समस्या खड़ी होती थी कि कौन इसको साफ करेगा, कौन करेगा। अब नया शासनादेश अभी जारी हो गया है, इसके तहत जो है वहाँ पे 9,000 रुपये पे एक आदमी को रखा जाएगा और पूरी व्यवस्था करेगा साफ सफाई की अस्थायी रूप से, जिससे कि वो हर समय साफ रहे, और उस महिलाओं के ग्रुप को ही वो शौचालय समर्पित कर दिया जाएगा और उसकी देख रेख और सब संचालन का काम वही करेंगे।